हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडी चैप्टर 2। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को टेलर की, और आज हम पढ़ेंगे टेलर की कुछ टेक्निक्स। सो फ्रेंड्स, पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बहुत काम आने वाला है आज का लेक्चर आपके। ओके, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आपके टेलर ने दी है, जैसे आपके प्रिंसिपल्स दिए थे टेलर ने, ऐसे ही कुछ टेक्निक दी है आपको। फर्स्ट टेक्निक है आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या है? यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो ये टेक्निक है, ये कहना चाहते हैं कि फंक्शनल फंक्शनल मतलब आपका वर्क, जो आप वर्क कर रहे हैं। फॉर्मेनशिप का मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं उसको हेड कौन कर रहे हैं। हेड करने वाला, जैसे कि आप किसी के अंडर में वर्क करते हैं तो आपके ऊपर हेड होते हैं, तो वो सब होता है। तो इसमें क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जो वर्क है, टेलर ये कहते हैं आप वर्क को, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे 2 डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जिससे क्या होता है, जो प्लानिंग वाला बंदा है उसका जो प्रोडक्शन से रिलेटेड बर्डन है वो खत्म हो जाता है, और प्रोडक्शन वाले बंदे का प्लानिंग से रिलेटेड बर्डन खत्म हो जाता है। इससे जो है काम जल्दी होता है और अच्छे से हो पाता है। सो ये वर्क जब डिवाइड हो जाएगा तो बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा सबका। और यहाँ पे आपको ये चार्ट की फॉर्म में भी दिखाया हुआ है मैंने, देखिए। सबसे पहला आपका क्या होता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट हुआ आपका यहाँ पे। दूसरा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके 4 बॉसेस मतलब 4 हेड होते हैं, और आपके जो प्लानिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें भी आपके 4 हेड होते हैं। सो इन हेड का काम क्या होता है ये हम 1 बाय 1 जान जाएंगे। फर्स्ट आपका जैसे है रूट क्लर्क। सबसे पहला जो आपका प्लानिंग के अंदर काम करते हैं वो आपका है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होता है? जो रूट क्लर्क होता है वो आपको ये बताता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। जो रूट क्लर्क है वो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है ये बताएंगे। सेकंड आता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से ही आप समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन देगा कोई। नॉर्मल है, इंस्ट्रक्शन वर्ड से समझ में आ रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन देगा कोई, तो आपको पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन वाले का काम क्या है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब क्या होता है कि वो जो ये बताएगा आपको कि है ना, आपको किस टाइम पे वर्क को कंप्लीट करना है, कितने टाइम में आपको वर्क को करके देना है, किस टाइम आपको वर्क स्टार्ट करना है और कब तक वर्क की एंडिंग करनी है, वो सब मैनेज करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिनियन। डिसिप्लिन का मतलब है, डिसिप्लिन में आपको वर्क कराएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आपको वर्क को कराएंगे। ये नहीं है कि कभी भी वर्क कर रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, किस टाइम पे आ रहे हो, मन कर आप 10 बजे ऑफिस में आ रहे हो, मन कर आप 12 बजे ऑफिस में आ रहे हो, नहीं। वो सब चीजों का ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन को एक मैनेज करके चलेंगे, डिसिप्लिन को भी, तभी वर्क अच्छे से होगा जब डिसिप्लिन होगा। जैसे नॉर्मली आपकी फैमिली में भी डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन कुछ होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सो ये आपके प्लानिंग इंचार्ज के पार्ट थे, 4 बॉसेस होते हैं इसके अंदर भी। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर। प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट आपका होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होता है? गैंग बॉस का काम होता है जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपकी मशीनरी हैं, इन सबको अरेंज करना जो होता है वो करता है गैंग बॉस। सारे मशीनरी, सारे इक्विपमेंट, सब कुछ जो भी आपका बिजनेस में है, ये सब चीजें अरेंज करने का काम आपका गैंग बॉस का होता है। नेक्स्ट होता है आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या होता है कि जो काम है उसको टाइम पे कंप्लीट कराना। जो भी स्पीड वर्क से समझो, स्पीड में करना है, ऐसा काम करना है, तो उसका काम मतलब होता है कि आपको स्पीड में वर्क, मतलब स्पीड में तो नहीं कराना खैर, पर हाँ ये होता है कि आपको टाइम पे वर्क को कंप्लीट कराना। तो ये आपका स्पीड बॉस का काम होता है। नेक्स्ट आपका आता है रिपेयर बॉस। नॉर्मल है, रिपेयर से समझ में आ रहा है कि अगर आपकी मशीनरी खराब हो जाती है, कुछ भी बिगड़ जाता है आपकी ऑफिस में, मतलब मशीनरी में, या कुछ भी हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो रिपेयरिंग का काम किसका होगा? रिपेयर बॉस कराएगा उसे। जो रिपेयर हेड बन रहा है वो उसके काम को मैनेज कराएगा, उसे ठीक कराएगा, उसका काम यही है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब वो वाला नहीं है पुलिस वाला। इंस्पेक्टर का मतलब है आपका जो आपकी क्वालिटी को देखेगा, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बताएगा, वो आपका इंस्पेक्टर होता है।
सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपके दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्लानिंग होता है, एक प्रोडक्शन होता है। दोनों के वर्क को डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है दोनों का एक दूसरे के लिए। और दोनों डिपार्टमेंट में 4 हेड होते हैं जो वर्क को मैनेज करते हैं और चलाते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला, स्टैंडर्ड वर्ड से आप समझते हैं सबका ये स्टैंडर्ड होता है। नॉर्मली हम कुछ भी करते हैं, हम ये सोचते हैं हाँ स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके लिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ आप क्वालिटी को देख रहे हैं, क्वालिटी को नहीं देखना है। नॉर्मली आपको हर चीज को ध्यान में रखना है कि आपका जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका साइज, उसकी क्वालिटी, उसका वेट, उसका जो भी मतलब सब चीज ओवरऑल देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एसी लगाना है, आपका छोटा रूम है तो आप 1 टन का एसी भी लगाएंगे, वो भी आपकी कूलिंग अच्छे से करेगा उसमें रूम में। बट अगर आप बहुत बड़ी होल हो उसमें आप 1 टन का एसी लगा दें तो क्या वो मैनेज कर पाएगा वहां पे? क्या वहां कूलिंग हो जाएगी? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो आपको हर चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो उसको मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपका मान लिए आपने एक रजिस्टर की फैक्ट्री है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे रजिस्टर बनाए जा रहे हैं, कोई 10 रुपए वाला, कोई 20 रुपए वाला, सबकी पेपर क्वालिटी भी चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगी और आप अच्छे से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए कि हाँ हमें बेस्ट क्वालिटी वाला ले रहे हो ना तो वही बनाओ, उसको ही दुगना बनाओ, 10 में भी बनाओ, 20 में भी बनाओ, 30 में बनाओ। अगर आप ये सोचेंगे 10 वाले रजिस्टर में तो हम सस्ता माल लगाएंगे और 20 वाले में ज्यादा लगाएंगे और 30 वाले में इससे अच्छा लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगी। और क्या पता ऐसा हो जाए कि आप जो बेटर क्वालिटी वाली चीज है वो कम में दे दें और जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज है वो ज्यादा में दे दें, तो इससे कंफ्यूजन। तो आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है अपना कि हमें यही क्वालिटी रखनी है और यही साइज रखना है, इस तरीके से ही अपना प्रोडक्शन करना है। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इसी में ये अलग नहीं है, इसी में ये इसमें आपको बताते हैं, इसमें आपको ये बताते हैं कि जो भी आपका, थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होना है, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी आपके अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं, साइज हैं, टाइप्स हैं, उनको आप अवॉइड करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नहीं है कि आप रजिस्टर बना रहे हैं अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग साइज, अलग अलग वेट, उसका हर चीज को अलग। उससे क्या होगा, जब आप अलग टाइप की क्वालिटी रखेंगे, अलग साइज रखेंगे, तो आपके लिए मशीनरी भी अलग लानी पड़ेगी आपको, मतलब हर चीज उसके लिए लेबर भी चाहिएगी, ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिएगी, जितना ज्यादा काम बढ़ाओगे उतना ज्यादा लेबर चाहिएगा। तो इससे क्या होगा, आप सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक सेट रखना चाहिए, एक टारगेट रखना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं है चारों जगह भाग रहे हो कि हाँ ये भी अचीव कर ले, ये भी अचीव कर ले, ये भी अचीव कर ले, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ सेट रखना है कि हाँ अगर हम 50 वाला रजिस्टर बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी दें, उसका साइज अच्छा दें, उसको मार्केट में अच्छे से प्रोड्यूस करें, ये रखना चाहिए। नेक्स्ट आपकी आती है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में क्या पढ़ते हैं आप? फटीग स्टडी में हम पढ़ते हैं कि जो फटीग में क्या होता है कि आपको एम्प्लॉय को है ना ड्यूरेशन, मतलब एक रेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। कितना रेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए ये आप टेलर से सजेस्ट, टेलर बताएंगे तब आप पता चलेगा कैसे। टेलर आपको कहते हैं कि जब भी एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करता है तो आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो कितने टाइम तक विदाउट रेस्ट वर्क कर पा रहा है अपनी फुल एफिशिएंसी से, और किस टाइम पे आके उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगती है। अब नॉर्मल है, आप पढ़ते हैं स्कूल में, जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर हो जाता है ना, आपका मन करता है तुरंत से इंटरवल हो जाए आपका। जब इंटरवल नहीं मिलता आपको तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ाई चल रही है, ये इतनी सारी पढ़ाई हम पे नहीं होगी, अब तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज के साथ भी होता है, उन्हें भी रेस्ट चाहिए काम करने के बाद। तो वो देखते हैं कि कितने एम्प्लॉय कितने टाइम तक वर्क कर पा रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ 3 घंटे करने के बाद एक एम्प्लॉय को रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है, तो वो उसे रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब वो कितनी बार रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो अब वो उनका मैटर करता है कि वो कितने टाइम आवर्स में वर्क करा रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 10 आवर्स वर्क कराते हैं तो एम्प्लॉय को 3-3 घंटे बाद रेस्ट प्रोवाइड कराया जाए, ये टेलर कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फटीग स्टडी क्या होता है। नॉर्मली वही होता है कि जब एक बंदा थक जाता है काम करते करते तो उसे रेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कितने टाइम बाद वो थक जाता है, और उसे ड्यूरेशन मतलब नंबर ऑफ रेस्ट आवर्स प्रोवाइड कराने चाहिए, या कुछ भी है मिनट्स प्रोवाइड करा दो, वो मर्जी है, अपनी कंपनी का रूटीन होता है कैसे वो कराएंगे। पर हाँ ये अगर आपको लगा, जैसे मान लीजिए
मैं 3 घंटे काम करती हूँ, 3 घंटे बाद मुझे थकान हो जाती है, तो मुझे 3 घंटे बाद एक रेस्ट मिलना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट्स का हो, 10 मिनट्स का हो, 15 मिनट्स का हो। फिर दोबारा से काम कराए 3 घंटे, फिर दोबारा से मिलना चाहिए। जितने घंटे काम करूंगी उतने बाद मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, ये फटीग स्टडी कहती है। नेक्स्ट है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है? मेथड का मतलब होता है एक बेस्ट वे जिसके थ्रू आप अपने वर्क को करते हैं। बेस्ट वे मतलब एक सही रास्ता या सही वे करने का, काम करने का एक सही वे क्या हो सकता है कि जैसे कि आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी घर में सोचती है कि मैं किस तरीके से काम करूं जिससे कि मुझे मेरा काम जल्दी हो जाए और मैं सीरियल देख सकूं। होता है ना कि अब मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी तो सीरियल देखने को मिलेगा, अगर नहीं करा तो नहीं मिलेगा, फिर तो गया टाइम। तो ऐसे ही क्या होता है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के में काम करते वक्त ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अच्छे से काम कर सकते हैं कि जो रिजल्ट भी हमें अच्छा मिले और टाइम पे भी वर्क हो जाए और इफिशियंसी भी हो और इफिशिएंट भी हो, सब चीज हो। सो टेलर आपको बताते हैं कि आपको रूल ऑफ थंब की, जो रूल ऑफ थंब मैंने आपको पढ़ाया था उसके बिहाफ पे वर्क नहीं करना चाहिए, मतलब वो मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए। रूल ऑफ थंब को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया लास्ट वीडियो में कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। ये नहीं है कि आप अपने इंट्यूशन और अपने मिस और मेथड, हिट एंड मिस मेथड को यूज करके आप लगाए जा रहे हैं उसको। ये कि आपने पास्ट एक्सपीरियंस देखा कि हाँ भाई पास्ट में एक मैनेजर ने ऐसे काम किया था तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो हम भी कर देते हैं, हमारा भी हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी बेस्ट मेथड आपको लगता है उसको अप्लाई करके देखें और जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको आप लगाएं। जैसे मान लीजिए आपके पास लेबर इंसेंटिव टेक्निक है और आपके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, आपको शूज का प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करते हैं, आप दोनों से करा के देखिए काम को। अब देखिए किसमें से आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपको कैपिटल से मिल रहा है तो आप कैपिटल इंटेंस टेक्निक को यूज करिए, अगर आपको लेबर से मिल रहा है तो आप लेबर इंटेंस टेक्निक को यूज करिए। बट हाँ, ज्यादातर क्या होता है, लोग कैपिटल इंटेंसिव से करते हैं बट लेबर इंटेंसिव भी अच्छा होता है, बट उसमें क्या होता है, उसमें कॉस्ट ज्यादा जाती है, लेबर को ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है। बट जो रियलिटी में फैब्रिक जो भी बनाएगा ना लेबर इंटेंसिव से बनेगा वो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो मार्केट में आप स्वेटर वगैरह खरीदते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, जो आपकी मम्मी घर पे बनाती है उनकी क्वालिटी क्या होती है। तो अपने हाथ का बुना हुआ स्वेटर ज्यादा अच्छा रहता है, जो दुकान से लेते हैं उसमें वो बात नहीं होती है जो हमारी रियल में होती है बने बनाए से, हाथ के बने से। सो आपका नेक्स्ट आपका है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है, टाइम स्टडी में आपका होता है कि आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करके चलते हैं अपने काम के लिए कि हाँ आपको ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, और उसके लिए आप ये भी सेट करके चलते हैं कि आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है और 1 मंथ में करनी है, और उसके लिए आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए, तो ये आप ये सेट करके चलते हैं ना। तो नॉर्मली आप ये सब इसमें टाइम स्टडी के अंदर सेट करते हैं। सो टेलर आपको कहते हैं कि आपको ये स्टडी कैसे कंडक्ट करनी है। आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपको ये पता है कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है और 1 मंथ में करनी है, और तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय कितने चाहिए, तो आपको एम्प्लॉय के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्या करेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे वर्कर को काम करते हुए, वर्कर को देखेंगे कि वर्कर कितने टाइम में काम को कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वर्कर की इफिशियंसी अच्छी है काम करने की, वर्कर ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पा रहे हैं और कम टाइम में कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप कम एम्प्लॉय को ही देंगे काम। 100 यूनिट्स ही तो प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा तो करनी नहीं है। अब आप 100 यूनिट्स के लिए 100 वर्कर तो लेंगे नहीं, अब आपको लगेगा कि 10 एम्प्लॉय उस काम को आराम से कर सकते हैं 1 मंथ में, तो आप वो दे देंगे। अगर आपको लगा कि आपके वर्कर बहुत आराम से धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे, नहीं थोड़े से एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे तभी जाके हमारा ये टारगेट अचीव होगा। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करके चलते हैं अपना कि हाँ इतने टाइम में इतने वर्कर से और इतनी यूनिट हमें मिल जाए। तो ये हमारी स्टडी ये बताती है आपको। नेक्स्ट है आपकी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है, मोशन स्टडी ये कहती है जो वर्कर होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं अपनी कंपनी के अंदर, नॉर्मली कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी ऑफिस में जा रहे हैं मैनेजर के, कभी किसके ऑफिस में जा रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है कि उनके अननेसेसरी मूवमेंट क्या है। पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उनके जो नेसेसरी मूवमेंट है उनको और अननेसेसरी मूवमेंट है उनको, और जो अननेसेसरी मूवमेंट है उनको आपको कट डाउन करना है, हटाना है कि फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। अगर मान लो कि आपका एम्प्लॉय बैठा है, कुछ काम है, वो किसी काम ऐसी बाहर मिलने चला गया अपने फ्रेंड से, तो आपको लगा ये तो वेस्टेज है ना, फ्रेंड से मिलने जा रहा है तो ये तो काम का नहीं है, तो ये काम ऑफिस में हो, काम से काम रखो, सिर्फ दोस्ती मत बनाओ यहाँ पे।
तो वो आपको समझाएगा। तो टेलर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आपको जो वर्कर है उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको उनके प्रोडक्टिव और अननेसेसरी जो भी है, मतलब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव कह देते हैं, या नेसेसरी और नेसेसरी, तो उन मूवमेंट्स को देखना होगा, और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको आपको कट डाउन करना होगा, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, एम्प्लॉयज का टाइम बचेगा। तो क्या होगा, अच्छा वो टाइम आपका बेस्ट वे अपने प्रोडक्ट को बनाने में लगाएंगे, प्रोडक्शन में यूज करेंगे। उस टाइम फालतू का टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब ये भी चेक करना होता है कि कितनी बार वो उठ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये सब चेक करो। जो फालतू का टाइम वो वेस्ट कर रहा है उसको रिड्यूस करो, हटाओ, उसको समझाओ, कैसे भी हो वो अपने आप एम्प्लॉय को करेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्क स्टडी। नेक्स्ट है आपका वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या होता है, वर्क स्टडी में होता है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए और मिनिमम कॉस्ट में कर पाए। ये आपका टोटल होता है, जो भी आपने अभी 4 स्टडी पढ़ी है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटिग स्टडी, इन चारों का सम होता है। जब आप इन चारों को पढ़ लेते हैं तो आपका वर्क स्टडी भी कंप्लीट हो जाता है। तो चारों मैंने आपको पढ़ाई है, चारों के बारे में आपने स्टडी कर लिया, तो वर्क स्टडी भी आपको अचीव हो जाएगी। अगर आपने चारों में से एक भी मिस करी तो आपको शायद नहीं हो पाएगी। तो चारों आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपका वर्क स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब सब चीजें ठीक से मैनेज कर पाएंगे तो वर्क भी आप ठीक से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट पीस वेजेस सिस्टम। डिफरेंशिएट पीस वेजेस सिस्टम का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अब कुछ एम्प्लॉय तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं काम करने में, कुछ ऐसे होते हैं बस काम करने आ तो रहे हैं पर मन नहीं करता काम करने का। तो आप क्या करेंगे, आप उनको जो अच्छा वर्क कर रहे हैं उन्हें ज्यादा सैलरी देंगे, जो अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं उनकी मिनिमम सैलरी रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो अच्छा कर रहे हैं वो और अच्छा करेंगे। उनको ये रहेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें पेमेंट अच्छी मिल रही है, उसका हमें मिल रहा है। और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे कि अगर हम भी इनकी तरह करेंगे तो शायद हमारी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अब फ्री का नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो तो सब जगह करनी पड़ती है, कहीं भी जाओगे मेहनत तो जरूरी है। ये नहीं है कि बैठ के आपको सैलरी मिल जाएगी, हाँ भाई सैलरी आप आइए, आपका बिजनेस है, आपका ही ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सैलरी फ्री में मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं होता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो यही आपका यहाँ पे कहता है कि आपका टेलर ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, कंपनी को एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए वेजेस के लिए, कि अगर इतने स्टैंडर्ड से, मान लीजिए कंपनी ने टारगेट फिक्स करा कि हमें 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और इससे अबाव अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसका इंसेंटिव आपको ही दिया जाएगा। तो अब जो अच्छा करता है, जो ऑलरेडी अच्छा करता है वो तो कर लेगा इस चीज को, और जो अच्छा नहीं करता वो थोड़ा ट्राई करेगा। 20 से ज्यादा ना कर पाया तो 20 तो करेगा ही, 20 करेगा तो 20 का तो इंसेंटिव मिलेगा, बाद में वो 20 से ज्यादा भी करेगा, फिर वो इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव मिलेगा। तो यही चीज है कि जो भी आप कर रहे हैं आप एक सेट करके चलिए, जिससे कि जो दोनों हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं वो भी मोटिवेट हो जाए और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो भी मोटिवेट हो जाए। तो ये आपको ये टेलर समझाता है, सॉरी ये मतलब टेक्निक समझाती है, टेलर ने दिया हुआ है ये आपको। लास्ट है आपका, सबसे लास्ट है, और ये वाला टॉपिक शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है बट बस हेडिंग चेंज है। मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, एक वर्कर होता है, एक मैनेजमेंट होता है। जो वर्कर होते हैं वो ये सोचते हैं हम पे बर्डन ज्यादा दे रखा है कंपनी ने और हमें पेमेंट कुछ भी नहीं दे रहे हैं और हमें एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और जो मैनेजमेंट है वो ये सोचता है कि भाई जो हमारा ये है ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं ये है ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, थाली की सैलरी खा रहे हैं, ये सोचता है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सोचते हैं ये लेजी हैं और इन्हें हम फालतू का पेमेंट दे रहे हैं। तो इससे क्या, दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो दोनों कोऑपरेट नहीं कर पा रहे एक साथ। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट का गोल अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि जब एक दूसरे के लिए अच्छी थिंकिंग नहीं रखेंगे तो ना तो वर्कर ये सोचेंगे कि हमारा गोल है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है वो अपने बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे टेलर ये कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। जो मैनेजमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अरे वो आपको काम करके दे रहे हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही नहीं। तो आपको उनके लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आपने सैलरी दे रहे हैं तो उनके काम की दे रहे हैं,
जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि अगर हमें सैलरी मिल रही है, जितना भी मिल रहा है, हमें काम की मिल रही है और हमारा जो मैनेजमेंट है हमें दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो इससे क्या होगा, वो अपने पर्सनल नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा तो पर्सनल गोल खुद भी अचीव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है कि उसे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो गोल तो ऑर्गेनाइजेशन का 1000 यूनिट है और उन्होंने कह दिया अगर 1000 से ज्यादा प्रोड्यूस होंगी ना, उसका सारा प्रॉफिट आपके एम्प्लॉय को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो तो अचीव होगा ही होगा। अगर एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करेंगे 1000 से ज्यादा यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 1000 से ज्यादा का जो यूनिट है वो ऊपर का जो सारा प्रॉफिट है वो एम्प्लॉयज को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों का गोल अचीव हो जाएगा। तो दोनों को कोऑपरेट करके चलना चाहिए, इसमें ये कहा है। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज आपको सारा समझ में आ गया होगा, मैंने क्लियर तो कर ही दिया होगा। और ये वाला टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए आपके एक मोटिवेशनल थॉट है, जो अपने कदमों की काबिलियत और विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा ना, तो आप जरूर मंजिल तक पहुंचोगे। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो शायद ही आप पहुंच सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा कभी मत छोड़ना करना, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।